बच्चे कोई पीट सकता था, उसके अंदर तो कोई लेना देना ही नहीं था। और घर वाले भी लोड नहीं लेते, ये पीट दिया तो पीट दिया, क्या फर्क पड़ता है। कोई मरमुरा जाता तो मुझे लगता है घर वाले लोड नहीं लेते। पहले डोकरों कॉन्फिडेंस था कि भुजाओं में दम है। हाँ, कमी है। ईश्वर की लीला अपरंपार है। मतलब पुलिस वाला बिना हेलमेट के पकड़ लेता है और बंदा उसमें बाइक से नीचे उतर के कहता है कि तू जानता नहीं मैं किसका आदमी हूं। मुझे लगता है पुलिस वाले को जवाब दे देना चाहिए कि आदमी केवल लुगाइयों के होते हैं। तो तू तेरी लुगाई का नाम बता दे, हमें नहीं पता पर पता चल जाएगा तेरी लुगाई कौन है। पर भारत में आदमी ऐसी धमकियां देता ही है। जन्म कहां पर हुआ? सालवा। सालवा जोधपुर में एक जगह का नाम पड़ता है ना। पिताजी का नाम क्या था? आस्करण। माताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी ने इनको एक जागीर दे रखी थी, उस जागीर का नाम क्या था? लुणेवा। भी जोधपुर में एक गांव दे दिया था पिताजी ने। उस गांव का नाम क्या था? हुआ क्या था वास्तव में कि आस्करण जी जसवंत सिंह के मंत्री थे। जोधपुर के राजा कौन थे? जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह जी के मंत्री कौन थे? आस्करण जी। आस्करण जी के 3 रानियां थी। कितनी रानियां थी? तीसरी जो रानी थी उसका नाम क्या था? नेतकंवर के जो बेटा हुआ वो कौन है? दुर्गादास के जन्म के थोड़े दिनों बाद में ही आस्करण जी की नेतकंवर की आपस में बननी बंद हो गई। पति पत्नी के बीच में अनबन हो गई। तो आस्करण जी ने अपनी पत्नी को और अपने बेटे को एक गांव देके अलग कर दिया। तो तुम माँ बेटो साथ में रहो, मेरे साथ में नहीं रहो। तो दोनों माँ बेटे कौन से गांव में रहते थे? कुल मिला के दुर्गादास जी का जो बचपन है वो अपनी माँ के पास ही बीता था, ये पिता के साथ में नहीं। कौन से गांव में रहते? ये एक दिन लुणेवा गांव के अंदर अपने खेतों के अंदर खड़े थे। वहां खेतों के पास से रास्ते रास्ते कुछ ऊंट जा रहे थे। महाराजा जसवंत सिंह के ऊंट। किसके ऊंट? जसवंत सिंह के ऊंट। राजाओं की सेना में ऊंट हुआ करते तो राजा के ऊंट थे। चराने वाले चराने के लिए निकले तो ऊंट उधर आ गए, खेतों की तरफ आ गए। चराने वाले रह गए थोड़े पीछे, ऊंट आगे थोड़े आगे। ऊंटों ने जब खेतों में हरियाली देखी तो ऊंट खेतों में घुस गए। खेतों में घुसे, दुर्गादास जी के खेत थे, इन्होंने लठों से बाहर निकालना शुरू किया ऊंटों को। इतने पीछे पीछे वो आ गए ऊंट चराने वाले, और उन्होंने देखा कि यार अपने ऊंटों को पीट रहे हैं। तो वो गैर उन्होंने जाकर कौन हो तुम? ऊंटों कैसे हाथ लगाया तुमने? उनका यार हम तो कौन है वो बाद में बताएंगे, तुम कौन हो? तो ये ऊंट हमारे हैं, ये महाराजा जसवंत सिंह के ऊंट है, और तुमने ऊंट के हाथ कैसे लगाया? तो दुर्गादास जी ने कहा कि ऊंट भले तुम्हारे हो और भले महाराजा जसवंत सिंह के हो, खेत महाराजा जसवंत सिंह के बाप का नहीं है, खेत मेरा है। और मेरे खेत में घुसेगा तो ये तरीका होगा। तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, तुम्हारे और जूते पड़ेंगे अब। तो उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हम किसके आदमी हैं। ये प्रॉब्लम भारत में हर तीसरे आदमी के साथ। भारत में हर तीसरा आदमी किसी ना किसी का आदमी। मतलब पुलिस वाला बिना हेलमेट के पकड़ लेता है और बंदा उसमें बाइक से नीचे उतर के कहता है कि तू जानता नहीं मैं किसका आदमी हूं। मुझे लगता है पुलिस वाले को जवाब दे देना चाहिए कि आदमी केवल लुगाइयों के होते हैं। तो तू तेरी लुगाई का नाम बता दे, हमें नहीं पता पर पता चल जाएगा तेरी लुगाई कौन है। पर भारत में आदमी ऐसी धमकियां देता ही है। तो दुर्गादास जी के उन बंदों के बीच में थोड़ी लड़ाई होगी। 2 बंदे थे वो, तो लड़ाई हुई तो दुर्गादास जी ने एक बंदे को मार दिया तो दूसरे वाला भाग गया वहां से। और भाग के उसने जसवंत सिंह जी के दरबार में आकर, जसवंत सिंह जी हम रास्ते रास्ते आ रहे थे, खेत में खड़ा खड़ा एक लड़का आपको गालियां निकाल रहा था, हमने जाकर राजा है, अपने राजा को गालियां नहीं निकालनी चाहिए, और उसने अपना एक बंदा मार दिया। जसवंत सिंह जी ने कहा मेरे राज्य में मुझे गालियां निकाले, मेरा बंदा और मार दे, पकड़ के लाओ रे कौन है। अगले दिन दुर्गादास को पकड़ के लाए, दुर्गादास को दरबार में लाए। जसवंत सिंह जी अपने सिंहासन पर बैठे, पास में बैठे हुए आस्करण जी। आस्करण जी मंत्री थे जसवंत सिंह के, लेकिन आस्करण जी ने किसी को बता नहीं रखा कि मेरे एक रानी और जो बेटा उसको मैंने अलग रख रखा है। अब आस्करण जी तो पहचान गए कि मेरे वाला है, पर कुछ नहीं बोले, हेड डाउन करके बैठे रहे। पूछा जसवंत सिंह ने क्या नाम है तेरा? दुर्गादास राठौड़। पापा क्या नाम है? जसवंत सिंह ने आस्करण जी की तरफ देखा, तो आस्करण जी नीचे गर्दन किए कहा साहब इतना ही तो बेलखना ये है, ऐसी इसकी माँ है, और मैं तो इन दोनों माँ बेटों को साथ भी नहीं रखता हूं। मैंने तो इनको पहले से अलग करके रख रखा है, संस्कार तो है नहीं, इसकी माँ ने ऐसे लखने सिखाए इसको, और मेरी तरफ से आपको खुली छूट है, जो सजा देना चाहते हो वो सजा दो। और आप में से वे लोग जो गांव की सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे वो खुली छूट का मतलब थोड़ा अच्छा समझते होंगे। गांव में घर वाले कह के आते थे
कि मार्ट साहब, और मार्ट साहब इसका मतलब ये समझते थे कि वो डंडा जो पिछले 15 दिनों से तेल में भिगो के रखा गया, उस अस्तर का इस्तेमाल आज इसी बच्चे पे इसी टाइम करना है। भाई रे, डंडा तोड़ देते मार मार के, हालत खराब कर दिया करते। मुझे कई बार लगता है आजकल जब मम्मी पापा को देखते हैं कि मम्मी पापा कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, कितना जीव रखते हैं, तब लगता है अपने वाले आतंकवादी है, साधारण लोग तो नहीं है यार। मतलब स्कूल में मार्ट साहब से पिटवाते और घर पे आके कहते कि मार्ट साहब ने पीट दिया, तो घर वाले और ठोक लेते, घर वाले कहते हम और पिटेंगे। ये परंपरा थी। पिछली वाली पीढ़ी क्या, उसने अपने पिछली वाली पीढ़ी से सीखा, उसने उससे पिछली वाली पीढ़ी से। मार्ट साहब क्यों, अड़ोसी पड़ोसी ठोक जाता यार, चलता, बच्चे कोई पीट सकता था, उसके अंदर तो कोई लेना देना ही नहीं था। पर घर वाले भी लोड नहीं लेते, ये पीट दिया तो पीट दिया, क्या फर्क पड़ता है। कोई मरमुरा जाता तो ही मुझे लगता है घर वाले लोड नहीं लेते। पहले डोकरों कॉन्फिडेंस था कि भुजाओं में दम है, हाँ कमी है। ईश्वर की लीला अपरंपार है। एक आधा देश के काम भी आ गया तो आ गया, क्या फर्क पड़ता है। खूब सारे टाबर। अब आजकल क्या लोगों के टाबर होता है, एक होता तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब तो मतलब मैं कई बार देता हूँ यार कि घरों में लोग बच्चों को पापा आप कहते हैं, मतलब पापा कहते हैं आप इधर आइए, आप जाइए, आपने खाना खा लिया। मुझे लगता है मेरे पापा किसी दिन मुझे कह दे कि आपने खाना खा लिया, मुझे आप कह दे, मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। कि मुझे याद तो लगे कि आत्मा, किसी आत्मा का प्रवेश हो चुका है। आप मेरे पापा नहीं हो सकते, और या मैं खुशी से मर जाऊं। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे पापा मेरे को क्या कह दे, आप कह दे। मतलब आजकल तो टाबर पापा घर में घुसे तो जा गले में लिपटो, डडी आ गए, डडी आ गए। मगर हमारे तो मामला ही अलग था, पापा अंदर तो अपने बाहर, अपने अंदर तो पापा, दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। आप अपना अलग साम्राज्य स्थापित करो, हमारा साम्राज्य अलग है। वरना मुझे याद है कि यहाँ आज से 6-7 साल पहले की बात है, जयपुर में एक अच्छी किसी कॉन्वेंट स्कूल में 7वीं क्लास का एक बच्चा क्लास से बंक मार के घूम रहा था। पीटीआई सर होते हैं, पीटीआई, उनका काम पीटना ही होता है, नाम गेम्स टीचर है, बाकी पीटते ही है, और तो क्या करते हैं। उन पीटीआई सर ने उस बच्चे को देख लिया, इधर आ, कहां घूम रहा तू, 11 बज रखे, तेरे तो क्लास का टाइम है, कौन सी क्लास चल रही है, हिंदी क्लास चल रही है तेरे। बच्चे ने कहा इधर तो बहाने बनाए, सर मैं तो वॉशरूम में आया था, सर कॉपी लेने के लिए आया था, मुझे सब पता है कितनी देर से इधर उधर घूम रहा है, और मैं आज प्रिंसिपल सर को तेरी शिकायत लगाऊंगा और तेरे पापा को बुलाएंगे कल। बच्चे को थोड़ा धमका दिया, बच्चे ने घर पे जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, सुसाइड कर लिया, और सुसाइड नोट और लिखे गया बाकायदा बच्चा कि भाई उन सर ने धमकाया था, इस वजह से ऐसा हुआ है। अगले दिन पुलिस ने मार्ट साहब को गिरफ्तार कर लिया। मैं अगले दिन बैठा था तो घटना दुखदाई है, पूरी घटना, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के भी बच्चे के साथ। मैं अगले दिन अखबार बैठा, ऑफिस में बैठा था, अखबार पढ़ रहे थे, तो मैंने सर को कहा, सर ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब बच्चा इस बात में सुसाइड कैसे कर सकता है, छोटी घटना है सर, क्लासों में कहते ही हैं ऐसे बच्चों को, सर अपने डांटते हैं बच्चों को क्लास के अंदर तो ऐसे। तो सर ने कहा राजवीर, आजकल क्या है, बच्चों का सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि कोई भी बंदा उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा बहुत भी ठेस पहुंचाता है, वो हिल जाता है यार पूरी तरीके से, और फिर बच्चे को लगता है कि नहीं यार मेरी बेइज्जती हुई, और वो उस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाता। तो सर अपने साथ तो नहीं हुआ कभी ऐसा। तो सर ने कहा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप ही नहीं हुआ, आ ही नहीं पाया था अपना सेल्फ रिस्पेक्ट। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पहले तो घर में कुचल दिया गया, थोड़ा बहुत जो कोई बचा वो स्कूल में मार्ट साहब ने कुचल दिया। और मैं कहता हूं डांटना छोड़ो, गांव वाले स्कूल में तो मार्ट साहब कूटते थे, कूटते। 2 प्रकार के मार्ट साहब होते, एक वे मार्ट साहब जो क्लास में कूटते, डंडा लाओ रे, मॉनिटर डंडा लेके आता और डंडा लाते मार्ट साहब कहते कूटो। और ऐसे ऐसे जो मार्ट साहब होते डंडे मारते, और मैं कहता हूं यूं बेइज्जती फील, मार्ट साहब को बेइज्जती फील करवा देते, लो मारो। मार्ट साहब मार रहे डंडा, आप यूं देख रहे हो, मार्ट साहब को आंखें नीचे कर, बदतमीज सामने देखता है, और मार, और मार्ट साहब को 10 एक डंडे मार मुर के मार्ट साहब को शर्म आती है, बेलकने बैठ जाए। और बंदा यूं एटीट्यूड में आता था, अंदर खूब लगती थी, जड़ भेज के खड़े रहते, पर दोस्तों के सामने बंदा दिखाता नहीं था कि लग गई,
और बंदा दोस्तों में ये कहता था कि नहीं नहीं लगी नहीं, 10 और मार ले क्या फर्क पड़ता है, कह दो इनको डंडा टूट जाएगा बाकी मेरे लगती नहीं। कई मार साहब दूसरे प्रकार के होते। वो बच्चे कहते ऑफिस में आ जा, ऑफिस में बुलाने का मतलब था कि 3rd डिग्री मिलेगी। वहां मार साहब अकेले आक्रमण नहीं करते थे, वहां 3-4 लोग मिलकर आक्रमण करते। वहां डंडों का इस्तेमाल कम होता था, लात घुसे थे जैसे जो मारा जाए, और भयंकर कूदते रहे भयंकर, मतलब टाबर जोर से आ रहा है 12 मार दिया रहे। पर स्कूल में ऑफिस थोड़ा दूर होता, क्लास दूर होती, क्लास तक आवाजें नहीं। मैं उन मास्टर जितने भी थे उनका हार्दिक आभारी हूं मैं कि उन्होंने पीटने के बाद में खूब पीट पाट के बिठा दे, चुप चुप, तो यूं चुप होता है। अब चुप कैसे हो जाए, रोना तो आए, और रोने में क्या होता है, रोना तो बंद हो जाता है, सुबकियां बंद नहीं होती। तो पानी पिलाया, मुंह धुले, चुप हो जा, एकदम चुप हो जा। तो थोड़ी देर में एकदम यूं थोड़े शांत हो गए। अब क्लास में बदमाशी नहीं करेगा कल से। अब क्लास में बंदा इतने कॉन्फिडेंस के साथ आता था, यूं आराम से, और यूं दोस्त देखते, दोस्तों की नजरों से ही पूछते कि भाई क्या हुआ, उधर ले गए, एक डंडा पड़ा था और तेरे भाई के एक डंडे में कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को तो पता ही। मतलब भाई की चामड़ी लाल हो गई। भाई कई दिन तक ऐसे नहीं सो पाएगा, ऐसे सोएगा, मतलब 4 भाई वैसे सोएगा, चामड़ी दुखेगी, पर उसके बावजूद ये नहीं वैसा कि यूं कभी यूं इज्जत फील हो गई, बेइज्जती फील हो गई हो, इज्जत को हट पहुंचाओ कभी। और मुझे लगता है वहां का छोड़ो, वो शायद गांव वाली वो चीजें इतनी आ गई, वास्तव में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीजें है ही नहीं। मुझे कई बार लगता है कि यार अब भी कोई पीट पाट जाए ना कहीं, तो लड़ाई हो गई तो आसपास देखते हैं, किसी ने देखा तो नहीं, नहीं देखा, देख लिया तो फील होता है, नहीं देखा तो कपड़े जड़े, घर पे जाकर तो एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, और क्या, पड़ गई तो पड़ गई, अब उसके पीछे मरा थोड़ी जना चाहे कोई, है ना। तो बच्चों के सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना कभी नहीं बढ़ाना कि बच्चे ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पे इतने ज्यादा भावुक हो जाए। तो पहले वाली शिक्षा में ये ठीक था। तो ये आजकल जो नई नई चीजें आई है ना कि बच्चों के साथ ये नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ वो नहीं करना चाहिए। इस भारत में सबसे फर्जी कोई मूवी बनी थी तो वो बनी थी 3 इडियट, जो कहती है कि बच्चे को वही करने दिया जाए जो बच्चे के मन में आता है। मैं कहता हूं यदि आप लोगों से ये कहा जाता बचपन में कि जो तेरे मन में आता है वो कर ले, तो आप पढ़ाई एक ही नहीं करते। आप यदि केवल और केवल पढ़े हो तो इसका कारण यह है कि घर वालों का डंडा था, है ना। 8वीं बोर्ड होता है पूरे घर वाले लगते हैं पढ़ाई का, 10th बोर्ड आता है पूरे घर वाले लगते हैं, 12th बोर्ड आता है पूरे घर वाले लगते हैं, कॉलेज में ना आगे घर वाले अपने को छोड़ देते हैं, तो अपने में से कितने पढ़ते हैं अपना जीव जानता है ना। तो अपने इसलिए पढ़ पाए थे क्योंकि घर वाले पीछे डंडा लेके लगे रहते थे। तो अपने वाला वो वाला सिस्टम एकदम सही था, उसमें बच्चे के ज्यादा रिस्पेक्ट देने की आवश्यकता नहीं होती। तो मुझे तो बड़ा बुरा लगता है कई बार कि आप लोग पीजी चेंज करने के लिए भी पापा को बुलाते हो। मैं बच्चों को देखता हूँ यहाँ पे, पापा कई बार आते हैं मिलने के लिए, सर आपसे मिलने के लिए आ गया था, जैसे नमस्ते नमस्ते, कैसे बता रहे आप, तो वो तो बच्चे को पीजी चेंज करना था, तो इसने फोन किया था पापा पीजी चेंज करना, पीजी चेंज कराने पापा है, मतलब तेरे से पीजी चेंज नहीं हो, और उसके लिए भी पापा को बुलाना पड़ जाए। वरना हम को 5वीं क्लास पास की थी, 6ठी में एक बार घर वाले छोड़ के आए थे, उसके बाद घर वालों ने कहा था कि जा सिमरन तू जाने, तेरा काम जाने, हमारा काम केवल और केवल तेरे को पैसा देना, इसके अलावा हम तेरे को कुछ भी, पीजी छोड़ो। मैं तो यार जयपुर आया था पहली बार 2007 में आया एनिमेशन करने के लिए। एनिमेशन को एक डिप्लोमा हुआ करता था, राजस्थान गवर्नमेंट एक डिप्लोमा करवाती 1.5 साल का, मैं वो करने के लिए आया। उसकी फीस थी वो 1.5 लाख रुपए फीस थी। उसकी पहली किस्त थी 42,000 38,000 रीते से, तो मेरे पास 42,000 रुपए तो वो, और घर वालों ने 15-20 हजार रुपए और दिए, जाते तेरे को रूम वूम का किराया लेना पड़ेगा, यूं करके मेरे पास में कोई 50-60 हजार के आसपास का सामान था जेब में डाले हुए। तो मेरी यूं बचपन में वैसी कहानियां नहीं सुनी हुई थी कि जयपुर में ना जेब काट लेते हैं, तो मेरे को ज्यादा डर इसी बात का था कि अपने जेब ना कट जाए, तो जेब पे तो मैं यूं हाथ रख के बैठा हुआ था। मैं बीकानेर से जयपुर बस में बैठा, अब ये तो जानते ही नहीं थे कि टिकट पहले करवानी पड़ती है, रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। अपने को लगता है गांव वाली बस में जैसे जाके बैठते हैं जयपुर वाली में बैठ जाएंगे, बस स्टैंड पे जाकर जयपुर वाली बस, उसने कहा जा रही है, मैं चढ़ गया उसमें सीटों सीट। तो मैं बीकानेर से जयपुर खड़ा आया, पूरी रात एक बैग लिया हुआ, एक बिस्तर लिए हुए, वो रुपए लिए हुए, और पूरी रात खड़ा आया।
एक दोस्त मेरे पहले से यहाँ जयपुर रहते थे, तो उनको मैंने पहले से कह रखा था कि मैं इतनी तारीख को आऊंगा, आप मुझे मिल जाओगे? उनका मिल जाऊंगा। मैं शाम को वहां से चला तो मैंने वापस कहा कि कहाँ उतरना है, तो उन्होंने कहा पोली विक्ट्री उतर जा तो मैं यहाँ पर मिल जाऊंगा तेरे को। मैं ठीक है। अब मैं पोली विक्ट्री उतरा, सुबह उनका फोन ऑफ, उनका फोन 3 दिन बाद ही ऑन हुआ। वो कोई रात को ज्यादा चिल कर गए, उनका बर्थडे था, तो उन्होंने बाद में फोन वो नहीं बंद ही कर दिया अपने, वो अपने अलग ही धुन के अंदर ही रहे। अब मैं सुबह उतर के जाऊं किसके पास? हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा, वो एक ही था, अब किसके पास में जाओ? तो मैंने एक सीनियर भैया थे, रात को 4 बजे उनको फोन किया, भैया मैं आ गया मेरे दोस्त के चक्कर में, वो मिले नहीं, आप बताओ सही कहाँ जाऊं? तो उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया कि यार मेरा ऐसे ऐसे एक जूनियर है और उसको लेने के लिए जाना है। तो उन दोस्त को लगा कि यार कहाँ है? तो पोलो विक्ट्री। अब उन्होंने नहीं बताया कि पोलो विक्ट्री सड़क पे ही खड़ा है। अगले बंदे को लगा पोलो विक्ट्री पे कहीं रुका हुआ होगा, तो उनका ठीक है मैं लेके आ जाऊंगा। उनको मेरे नंबर दे दिए, वो मेरे को लेने के लिए आए दिन में 2:30 बजे। मैं सुबह 4 बजे से 2:30 बजे तक पोलो विक्ट्री वाली सीढ़ियों पे बैठा रहा, वो बिस्तर लिए हुए, बैग लिया हुआ, रुपए लिए। कोई आदमी आए उसको मैं देखूं ये चोर है, ये रुपए चुराएगा, अपने अपने वापस यूं हाथ लगा ले। एक टाटा का मोबाइल हुआ करता था, उसमें एफएम सुनूं बैठा बैठा, वापस कोई आदमी इधर उधर जाए, ये भी चोर सर वापस जाओ, वो जगह चेंज करूं नहीं, सामान को ले कहाँ जाऊं? वो भैया 2:30 बजे आए, 2:30 बजे वो अपने रूम लेके गए, उन्होंने 2-3 दिन रखा। तीसरे दिन मैंने कहा भैया मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अब मैं जाऊंगा। तो कहाँ जाएगा तू? मैंने रूम देख लिया। कहाँ देख लिया रूम? मैं वहां कॉलेज में एक दोस्त बन गए, उन्होंने रूम ले रखा है, तो मैं उनके साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। कौन बंदा है? नया बंदा है, तू जानता ही नहीं उसको, कुछ कर देगा। क्या कर देगा? ज्यादा से ज्यादा नंगा ना है क्या, निचोड़े क्या? मेरे क्या करेगा? मैं ही करूंगा उसके जो करना है। आप छोड़ो ये तो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जिंदगी ये यूं स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए कि घर वाले रिजर्वेशन करा के भेजते हैं, टिकट दे के भेजते हैं। 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक मुझे एक बार याद नहीं आता कि गांव से शहर वाली स्कूल में एक बार भी बस के अंदर बैठ के गया हूं। ऊपर भले बस में सीट हो भले नहीं हो, हमारा डेकोरम था कि बस के अंदर चढ़ना मतलब जवानी पे कलंक है। था बचपन, पर हम उसको जवानी मानते थे उस टाइम कि नहीं अंदर कैसे बैठा जाए यार, बस के अंदर सीट पे बैठेंगे मतलब अंदर महिलाएं बैठती है, बूढ़े बैठते हैं, विकलांग बैठते हैं, जवान मर्द कहाँ पे जाके बैठते हैं? बस के ऊपर लटके रहते हैं, इधर उधर से चढ़ के आते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ यार सीट पड़ी रहती थी दोपहर में 2:30 बजे वाली बस में, उस तपती लाए में 55 डिग्री के तापमान में जिसमें भाफड़ बढ़ जाए, अपने ऊपर बैठते क्यों थे? पर बैठते थे, उसमें एक अलग ही आया करता था इसलिए। और फिर एक बच्चों को हमेशा हॉस्टल रखा जाना चाहिए। वे बच्चे जो हॉस्टलों के अंदर रहते हैं वे बेहद तेज तर्रार रहते हैं। वे बच्चे जो लास्ट तक घर वाले रखते हैं, घर से बाहर ही नहीं निकालते, वो फिर 25 साल का हो जाता है तब तक सब्जी मंडी में टमाटर खरीदने नहीं आते उसको। उसमें भी घर वाले कहते हैं ना इनको ठग ले सी, और वास्तव में ठगी लेते हैं, उसको टमाटर गले हुए देते हैं बाद में। तो बच्चों के साथ इस प्रकार का वातावरण भी हॉस्टलों में छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हॉस्टलों में क्या होता है, एक तो सीनियर ही कूट लेते हैं, तो बंदा कूट खा के इतना तैयार हो जाता है। आप रियली मेरे को रिजर्वेशन का पता कि भाई ट्रेन में रिजर्वेशन होता है, पहले रिजर्वेशन करवा के जा सकते हो, पिछले 6-7 साल में चला जब मैं कमाने लगा, वरना मैं कभी ट्रेन रिजर्वेशन तो याद ही नहीं, जानते नहीं था रिजर्वेशन क्या होता है। जाना है तो वहां ट्रेन में जाके बैठ जाएंगे, टिकट लेनी है खिड़की से लेके बैठ जाएंगे। मैं जब कमाने लग गया, यहाँ पढ़ाने लग गया, तो जोधपुर जाना था, तो मैंने दिन साथ वालों का यार जोधपुर जाना है यार, पिछली बार गया था इतनी भीड़ थी, मैं तो खड़ा गया था यार। तो उन्होंने कहा मंगते एक रिजर्वेशन नाम की चीज होती है, अब तो कमाता है पहले वो कर लिया कर। मैं अच्छा वो भी होता है क्या, कैसे होता है? तो उनका अभी कर देंगे हम। तो उन्होंने रिजर्वेशन किया तो अपने बैठ गए, तो पता चला अच्छा सीट पहले बुक हो जाती है, वरना अपने लगता है ट्रेन में सीट कैसे बुक होती होगी। ट्रेन में तो सब जाके बैठना ही होता है, अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ, दादागिरी करेंगे तो बैठ जाएंगे, नहीं मिलेगी तो टॉयलेट के पास वाली जगह तो पड़ी है वहां पे बैठ जाओ। बैठो क्या इतना लोड लिया लग्जरी फील कर करके जाना। तो आप भी जिंदगी व्यक्ति को अधिक सुविधाएं उसकी आक्रामकता को कम करती है, अधिक सुविधाएं, इसलिए कम से कम इस काल में, पढ़ाई वाले काल में कभी भी अधिक सुख सुविधाओं का पालन नहीं करना। इसमें संयम पूर्वक जीवन जीना एकदम। इसके अंदर यूं दोस्तों के साथ और वैसे ही रहना, यूं रूममेट वगैरह होने चाहिए। रूममेट वाली एक दिन मैंने पहले बात बताई थी, आपका कोई भी रूममेट आपके जिले का नहीं होना चाहिए, अलग जिले के होने चाहिए। आप अपने जिले के लोगों के साथ रहते हो, यह भी कंफर्ट जोन है। बंदे के साथ सबसे भयंकर समस्या है इस दुनिया में, हर आदमी की सबसे बड़ी समस्या है वो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पा रहा है। और जब तक कोई बंदा अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर नहीं निकलेगा, तब तक जिंदगी में किसी भी मामले में सफलता नहीं है। आप अपने जिले वाले के साथ रहना चाहते हो, आप वही सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो जो अच्छा लगता है, आप वही खाना खाना चाहते हो जो अच्छा लगता है, वरना सब कुछ ट्राई कीजिए, कंफर्ट जोन तोड़िए,
अलग अलग दोस्तों के साथ रहिए, वो सब्जेक्ट जो अच्छा नहीं लगे उसको ज्यादा पढ़ा जाए, धीरे धीरे चीजें अपने आप ही सारी आने लग जाती है। आई बात समझ में? और इसलिए घर में भी जो छोटे बच्चे हो उनको ज्यादा लाड लड़ाने की आवश्यकता, थोड़े थोड़े दिन में, 2-4 दिन में घर में ही अपनी तरफ से उनको ट्रेलर दिखा दिया जाए तो टावर एकदम तैयार रहेंगे, एकदम निश्चित रहेंगे, तो कहीं नहीं अटके। वरना मैं कई बार टावरों को देखता हूँ कि टिफिन का खाना अच्छा नहीं लगता सर, इसलिए गांव वापस जा रहे हैं। ये कुक जो बना के जाता है वो भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वापस जा रहे हैं। वह अच्छे लगने वाला तो सेंस ही खत्म हो गया। अपने सीधा है कि रोटियां गिन के नहीं खानी, रोटियां चिण के खानी। पेट भरना चाहिए, कैसे न कैसे करके भरना चाहिए, वो भर बुरा लेंगे अपन। 6ठी-7वीं क्लास में तो रोटियां बनाया करते थे, खुद बनाने लग गए थे। तो मुझे याद है एक बार एक फेयरवेल पार्टी थी, उस फेयरवेल पार्टी में बच्चे लेके आटा घर से और कहा कि इसमें हम सर से रोटियां बनवाएंगे और देखते हैं कौन से सर जीतते हैं। मैंने कहा मैं जीतूंगा। कहा सर आपको कैसे कॉन्फिडेंस है? मैं कहा 7 साल बनाई है, सुबह शाम दोनों टाइम बनाई है, ये तो इतना भयंकर कॉन्फिडेंस है कि मेरे से ज्यादा गोल रोटी तो लड़कियों से नहीं बने, और रोटी नाचे ही उन चकले के ऊपर भयंकर ढंग से, और मैं जीता। बाकी वालों को मैंने आसपास ही नहीं पहुंचने दिया। यार ये तो रूम के अंदर रह रह के ये बातें तो आदमी सीख ही जाता है। तो दुर्गादास जी को भास्करण जी ने कहा, जसवंत सिंह को कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप ये मत समझना मेरा बेटा है, जो दंड देना चाहते हो वो दंड इसको। तो जसवंत सिंह ने कई देर और बात की, यार क्या हुआ था मामला, क्या नहीं हुआ था। इतने में जसवंत सिंह की एक बात समझ में आ गई कि लड़का निर्दोष है, इसकी कोई गलती नहीं। तो जसवंत सिंह ने बातों बातों में पूछा, यार वो कल एक आदमी को कैसे मारा था? तो दूसरे वाला पास ही खड़ा था, और दुर्गादास की दूसरे वाले पे आंख थी, वो भाग के आ गया था। दुर्गादास ने हाथों हाथ वहीं दरबार में तलवार निकाली और दूसरे वाले को कहा कि साहब रिप्ले ये ऐसे मारा था। और जसवंत सिंह राजी हुए, और जसवंत सिंह कहा मेरे दरबार में मेरी आंखों के सामने मेरे बंदे को लड़का मार देता है, क्या निर्भीक बच्चा है यार। और उसने कहा मिस्टर दुर्गादास कल से तुम यहां बैठोगे, भास्करण जी कल से आप